देखिए नंबर फर्स्ट देखते हैं, कबीर किनके शिष्य थे? ऑप्शन नंबर बी, कबीर जो है ये रामानंद के शिष्य थे। समझिएगा, रामानंद ने उत्तर भारत में जो है राम के नाम को काफी फेमस किया था। भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुआ तो था दक्षिण भारत में, बट उत्तर भारत में लाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो रामानंद को जाता है। ठीक है, और देखिए जैसे आपके कबीर है ना, तो कबीर दास को जो अगर पूछे ना कि मतलब स्मारक कहाँ पर है, तो यूपी में स्थित है, ये आप ध्यान रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात बताइए कितना है? तो देखिए नंबर आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। बिहार में अगर आपसे पूछता है ना तो 918 है। बिहार में अगर शिशु लिंगानुपात आपसे पूछ लेता है ना, ध्यान रखिएगा शिशु लिंगानुपात, तो आपको 935 ध्यान रखना है। और बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार अगर पूछे कहां पर है, सर्वाधिक अगर पूछता है तो गोपालगंज आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर? गोपालगंज में है। और अगर कम पूछता है तो मुंगेर में है। नंबर 3 है, वन एवं कृषि किस सेक्टर में आता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। देखिए वन उत्पादन और जो कृषि है ना, ये प्राथमिक सेक्टर में आता है। ठीक है, नंबर ए हो जाएगा। किस में आता है? प्राथमिक सेक्टर में आता है। देखिए प्राथमिक सेक्टर के अकॉर्डिंग कृषि, पशुपालन, वन, मत्स्य पालन, ये सारे आते हैं। ठीक है, अगर आप द्वितीय क्षेत्र के बारे में जानना चाहें तो देखिए इसमें ना जैसे विनिर्माण वगैरह उद्योग है, ये आपका सेकेंड में आता है। और अगर थर्ड के बारे में पूछेगा तृतीयक में, तो तृतीयक के अकॉर्डिंग सेवा जो सेक्टर होता है ये आता है। आपको एक बात जानना चाहिए कि जो फेमस मतलब कहिए कि विकसित कंट्री है ना, वहां पे ना तृतीय सेक्टर का ही काफी ज्यादा योगदान रहता है, वो फेमस है। कमला की सहायक नदियां कौन है इसमें से? तो ऑप्शन नंबर सोनी, बलान और ढूरी, ये तीनों जो है कमला की सहायक नदियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रॉयल सीमा जो है ना, ये सूखाग्रस्त क्षेत्र है। देखिए रॉयल सीमा क्षेत्र आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश का जो साउथ वाला एरिया है यहाँ पे, वहां पे ही है। ठीक है, अब देखिए एक बात समझ लीजिए कि सूखा क्षेत्र आखिर आप किसको कहेंगे? सूखा क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? मौसम विभाग के अनुसार जहां पर 50 सेंटीमीटर से, ठीक है, 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है ना, वो सूखाग्रस्त एरिया कहलाता है। ठीक है, भारत में अगर सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र पूछता है तो आपको लेह बताना है। अब देखिए आ जाइए बिहार पे। बिहार का अगर मतलब सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला पूछता है जिला, तो किशनगंज है। और सबसे कम वर्षा वाला अगर क्षेत्र पूछ ले जिला, तो औरंगाबाद जिला आपको ध्यान रखना है। और बिहार का सर्वाधिक गर्म जगह अगर आपसे पूछेगा तो आपको तमिलनाडु, ये बिहार का पूछेगा तो गया बताना है। आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? नंबर 6 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? नंबर 7 का बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, माउंटबेटन योजना के तहत ही हुआ था। अफीम पौधे किस भाग से बनाई जाती है? नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी होगा। अफीम जो है ना, ये आपका फूल से ही प्राप्त होता है। ठीक है, नंबर 9 है, भूकंप होने का क्या कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, भूकंप मतलब होने से क्या होता है ना, तो भूकंप होने से दरार आ जाता है जमीन में, पता ही होगा। ठीक है, नंबर 10 बताना है कि कौन सा राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदी परिभ्रमण यानी कि जल विहार योजना शुरू करने जा रहा है? नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा में क्या होगा? नदी परिभ्रमण के लिए ना जल विहार योजना शुरू किया जा रहा है। मठ, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बताइए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। देखिए मठ, चैत्य और स्तूप बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। मठ में जो बौद्ध भिक्षु है वो रहते थे। स्तूप महात्मा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, मतलब अवशेष वहां पर रखा गया है। चैत्य के बारे में महात्मा बुद्ध जो मतलब बौद्ध धर्म का जो पूजागिरी होता था उसे आप चैत्य के नाम से जानते हैं। और बिहार में जो बिहार होता था वो बौद्ध शिक्षा के केंद्र से संबंधित था। नंबर 11 है, 11 तो हो गया। नंबर 12 देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी, वैशाली में किया गया था। मुद्रा के सापेक्ष गलत यहाँ पे क्या है? तो ऑप्शन नंबर देखिए, क्रय विक्रय की शक्ति सही है, यह साख सृजन करता है सही है, और यह मुद्रास्फीति को रोकता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यह जो है कि दिया हुआ सापेक्ष गलत है कि ये मुद्रास्फीति को रोकना।
मुद्रा का अधिक प्रचलन से ही मुद्रास्फीति होता है। ठीक है, ये आप पता रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि मुद्रा के अधिक प्रचलन की वजह से मुद्रास्फीति होता है। और मुद्रास्फीति में ना जो कमजोर वर्ग मतलब गरीब लोग होते हैं उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर पूछे कि मुद्रा का जो अवमूल्यन होता है बताइए तो वो क्या है, देखिए जानबूझकर जब मतलब कि अन्य मुद्रा को कहिए कि अन्य मुद्रा की तुलना में मतलब अपना जो पैसा है उसको कम अगर करेंगे ना आप, तो उसे आप मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। ठीक है, सिंपल वे में आपको ये बताया गया। नंबर 14 देखते हैं। बताइए कि ELIS यानी कि इलिसा जो परीक्षण है वो किसे पता लगाने के लिए किया जाता है, किसकी मतलब किसके लिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एड्स के परीक्षण मतलब एड्स की जांच के लिए ना इलिसा का यूज किया जाता है। इसका पूरा नाम क्या है, तो देखिए इलिसा का पूरा नाम होता है E4 हो जाएगा आपका एंजाइम, L से आपका होगा लिंक्ड, आपका I से होता है इम्यूनी सॉल्वेंट एसे। ठीक है, इलिसा का आपका फुल फॉर्म होगा। नंबर 15 है वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी, ऑप्शन नंबर ए टिम बर्नर्स-ली के द्वारा क्या किया गया था, वर्ल्ड वाइड वेब ये बनाया गया था। पता होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट जो है ये आपके जो बिल गेट्स है वो संस्थापक वहां के हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। बताना है कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था एक साधन है किस तरह का, नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, राजकोषीय नीति का। फ्रेंड्स देखिए हर एक क्वेश्चन के बाद आपको लगभग कुछ 1 सेकंड से भी थोड़ा कम या कहीं 1 सेकंड के आसपास का टाइम दिया जाता है अपना जवाब सोचने के लिए। जरूर अपना जवाब सोचिएगा, मिलाइएगा, और ज्यादा टाइम अगर किसी क्वेश्चन पे आपको चाहिए आराम से वहां पे आप वीडियो को रोक लिया करिएगा। नंबर 16 का ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा, मतलब बाहर रहा था इस तरीके से कहिए, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिए मुगल शासक हुमायूं 15 वर्षों तक निर्वासन रहा, कहने का मतलब हुमायूं जो है ना 1540 ईस्वी से लेकर के 1555 ईस्वी तक भारत से बाहर रहा था। ठीक है, और ये हुमायूं 1530 से लेकर 40 तक 30 से 40 तक यहाँ का ही शासक था। ठीक है, 1539 में समझिएगा 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था और 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था। बिलग्राम का, जिसे आप कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। इसमें शेर शाह से हारने के बाद वे क्या हुए थे, हुमायूं बाहर यहाँ से मतलब उसको जाना पड़ा था, निकल गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। गुलबर्गा एक जमाने में किस राज्य की राजधानी हुआ करती थी बताइए, 18 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बहमनी की। देखिए गुलबर्गा जो है ना एक जमाने में बहमनी राज्य की राजधानी थी। समझिएगा बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स बस 1-2 लाइन में आपको बताया जा रहा है, जो भी क्वेश्चन देख रहे हो इसे अभी का अभी आपको याद करना है, समझना है। बाद के लिए मत छोड़िएगा, PDF के लिए मत छोड़िएगा, जहां डाउट लगे स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। बाद के लिए छोड़िएगा, आपको फिर बाद में कुछ टाइम बाद मालूम चलेगा कि बात करते करते बहुत सारा आपका मटेरियल जमा हो गया और आप सही से कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। इसीलिए अभी से हर एक क्वेश्चन पे कमांड करते चलिएगा, क्योंकि अभी बहुत जल्द आपको इतना सारा क्लास दिया जाएगा ना आपको फिर पेंडिंग वर्क कंप्लीट आप नहीं कर पाएंगे। देखिए गुलबर्गा के बारे में आप देख रहे थे ना, गुलबर्गा बहमनी राज्य की राजधानी थी। इसकी जो स्थापना है 1347 ईस्वी में हसन गंगू के द्वारा किया गया था। ठीक है, हसन गंगू के द्वारा किया गया था। हसन गंगू अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से गद्दी नाम पर, हसन गंगू जो है ना अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था। ठीक है, नंबर 19 है अलबरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है, नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महमूद गजनवी का किया है। अलबरूनी महमूद गजनवी के राज्यकाल में भारत आया था और अलबरूनी के जो किताब है मतलब नाम है किताब उल हिंद यानी कि भारत की खोज, इस पुस्तक में लिखा गया है। मतलब अलबरूनी ने जो है ना किताब उल हिंद लिखा है। ठीक है, जिसका कि मतलब भारत की खोज होता है। नंबर 20 है गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड किसने दिया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। ठीक है, गुरु तेग बहादुर साहब को मृत्यु दंड औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। ये जो है ना सिख गुरु के ना, गुरु तेग बहादुर साहब जो है सिख गुरु के 9वें
ये उनके 9वें गुरु थे, ठीक है। इनके गुरु तेग बहादुर को ना 1675 ईस्वी में मृत्यु दंड दिया गया था। कब? 1675 ईस्वी में, ठीक है। देखिए, अगर पूछे आपसे कि सिख के 5वें गुरु का नाम बताइए तो आपको अर्जुन देव बताना है। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। इनको जहांगीर ने 1606 ईस्वी में मृत्यु दंड दिया था, ठीक है। और एक बात जानिए कि सिख धर्म के जो अंतिम गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह साहब, इनका जन्म पटना यानी कि बिहार में पटना सिटी में हुआ था। टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। मैसूर राज की स्थापना अगर आपसे पूछ लेता है, मैसूर राज की स्थापना बता दीजिए कि ये मतलब कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो ये जो हैदर अली है, मैसूर राज की स्थापना जो है 1761 में हैदर अली के द्वारा किया गया था। मौर्य काल में भारत का किन देशों से मतलब व्यापारिक संबंध था? मौर्य काल में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन, मध्य एशिया, बर्मा, दक्षिणी एशिया और कुछ पश्चिमी देशों के साथ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी राइट आंसर है। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना बता दीजिए कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है ये 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? 24 का ऑप्शन नंबर सी, विक्टर एक्सेल्सन के द्वारा जीता गया। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022, ध्यान रखिएगा, पुरुष वर्ग का। नंबर 25 बताना है कि महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यता किस पुस्तक से ग्रहण किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, अन टू द लास्ट से। बताना है कि बिहार का पहला हिंदी जो दैनिक हिंदी समाचार पत्र है वो कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्वहितैषी था, ठीक है। सर्वहितैषी समाचार पत्र जो है 1890 ईस्वी से पटना से प्रकाशित हुआ था, ठीक है। नंबर 27 आते हैं। बताना है कि यहाँ पे कथन को मैच करिए, किसके द्वारा, इनमें से मतलब कौन सा कथन जो है किसके द्वारा ये कहा गया था? तो आप देखिए, ऑप्शन नंबर आपका ना जो ए है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सी होगी, ये जो है ना लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था, ठीक है। नंबर ए का यहाँ पे 3 हो जाएगा। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिला, ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था, ठीक है। यहाँ पे सामने मैच किया हुआ है। और सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल्य है, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था, ठीक है। और एक इनकलाब जिंदाबाद, ये हमारे भगत सिंह के द्वारा कहा गया था, ठीक है। तो ये आप समझ पाए, यहाँ पे आप मिला लीजिएगा क्या आपका यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। आइए देखते हैं नंबर 28। 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था? 28 का देखिए, 1940 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दूसरे सत्याग्रही अगर पूछे तो जवाहरलाल नेहरू बने थे, ठीक है। और प्रथम सत्याग्रही जो है ये विनोबा भावे बने थे। और तीसरा सत्याग्रही भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ब्रह्मचारी आप ध्यान रखेंगे, तीसरा सत्याग्रही अगर पूछे तो ब्रह्मचारी आपको बताना है। लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे? नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उग्रवादी थे। नंबर 30, 1923 में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम बताना है, क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार को जो है विरोध करना। ये चित्तरंजन दास और जो मोतीलाल नेहरू थे, इनका स्वराज दल का जो निर्माण करने का जो मतलब ये था कि थीम था, इसी वजह से किया गया था क्योंकि चुनाव जीतकर विधानमंडल में जाना था और सरकार का जो गलत चीज था उसका विरोध करना उनका नीति रहेगा। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक बताइए कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र गुहा के द्वारा द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक लिखा गया। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए लेखा जारी करने का अधिकार मतलब मिला है? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32 के तहत। नंबर 32 के बाद 33 पे आइए। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार के थ्रू मिला है? तो ऑप्शन नंबर आपका ना यहाँ पे डी हो जाएगा, ये उनका विधायी अधिकार होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, ठीक है। और देखिए, संविधान का अनुच्छेद अगर 213 आप देख लीजिए, 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का मतलब कहिए कि शक्ति दिया गया है, ठीक है। आइए देखते हैं नंबर
34 देखते हैं। बताइए कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है, इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही यहां पे नहीं दिया हुआ बताना है। 34 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है ना, राज्यसभा को लोकसभा के बराबर अधिकार संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में है, ये आपका ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए राज्यसभा के टोटल 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। राज्यसभा को अनुच्छेद 312 के अकॉर्डिंग ही अखिल भारतीय सेवा को सृजन या फिर मतलब कहिए उसे मतलब बदलने वगैरह का जो प्रस्ताव लाने का अधिकार होता है। ठीक है, नंबर 35 बताना है, राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है। कंडीशन बताना है, वो मतलब कहाँ पे रहते हैं। देखिए वह राज्य की कार्यकारिणी का अध्यक्ष जो दिया ना, ये ऑप्शन नंबर बी ये सही है। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 155 के तहत किया जाता है। राज्यपाल अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं। ठीक है, ज्वाइन करवाने का उनके पास अधिकार दिया हुआ है और वो राज्य के कार्यकारिणी का अध्यक्ष होते हैं, हेड होते हैं, सर्वे सर्वा होते हैं, ऐसे आप समझ लीजिए। नंबर 36, भारत के शासन को संसदीय कहा गया है। क्यों कहा गया है बताइए। क्योंकि ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति ये उत्तरदायी है, इसीलिए भारत के शासन को संसदीय कहा गया है। और देखिए संसदीय प्रणाली का जो मतलब का ये कहाँ से स्टार्ट, तो ब्रिटेन से हुआ है। ठीक है, और भारत में संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन से ही लिया गया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। नंबर 37 का बताइए क्या ऑप्शन होगा। देखिए औपचारिक और कानूनी, और जो आपका संवैधानिक और नाम मात्र का, ये आप कहिए कि राष्ट्रपति के पास औपचारिक और कानूनी तथा संवैधानिक और नाम मात्र का मतलब प्राधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 38, समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, केंद्र का कानून मान्य होगा। एग्जाम्पल में फ्रेंड्स देखिए आज की डेट में जैसे अभी आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जो बीएसएफ के लिए बॉर्डर लाइन का जो सीमा था ना, वो शायद पहले 15 किलोमीटर के आसपास था। ठीक है, बट वो जो है दूसरे मतलब कहा गया कि दूसरे देश से लगता है बॉर्डर वाला एरिया है, तो उसे केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ा करके 50 किलोमीटर कर दिया। ठीक है, बट अभी आज का प्रेजेंट का न्यूज है कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उनका कहना है कि नहीं, वो 15 किलोमीटर ही रहेगा, 50 किलोमीटर के एरिया में बीएसएफ को काम करने के लिए नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनके द्वारा मतलब उनके ऊपर कहिए कि कुछ आरोप लगाया गया। क्या आरोप सही है क्या गलत है उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे आप ये समझिए कि राज्य सरकार का कहना है कि नहीं हम नहीं देंगे काम करने के लिए। ठीक है, बट केंद्र ने बीएसएफ को 50 किलोमीटर तक के मतलब बॉर्डर से 50 किलोमीटर के डिस्टेंस तक में अपना एक्शन बिना किसी से पूछे हुए वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, जो राज्य का कानून दिया हुआ है ना, ऑप्शन नंबर डी मान्य होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, केंद्र का जो कानून होता है वही मान्य होता है। इस कंडीशन में अगर समवर्ती सूची में आपको पता है केंद्र और राज्य दोनों आते हैं, इन दोनों के द्वारा कानून बनाया जाए तो केंद्र का ही कानून मान्य होता है। नंबर 39 है, उत्तरी पूर्वी मानसून में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य बताइए कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तमिलनाडु। अब समझिए एक बात, भारत में नॉर्मली पूछे तो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही वर्षा होती है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। भारत में वर्षा अगर पूछे ना, दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। हॉकी विश्व कप पुरुष वाला जो 2023 में है, ये कहां पर होगा ये बताइए। तो ऑप्शन नंबर 40 का बी हो जाएगा, भारत में होगा। भारत के कहां पर, तो ओडिशा में होना है। नंबर 41 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। तो 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैकाल झील को कहते हैं क्या, पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। देखिएगा विश्व की सर्वाधिक गहरी झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र में जो है बैकाल झील है। इसकी गहराई अगर पूछ लेना कितना है तो 1642 मीटर, ध्यान रखना है। और अगर आपसे फीट में पूछता है 5387 फीट है। ठीक है, अब देखिए विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील अगर पूछता है तो टीटीका का है। विश्व का सबसे नमकीन झील अगर पूछे तो वॉन झील है। और भारत का सबसे नमकीन झील अगर पूछता है तो सांभर झील आपको ध्यान रखना है। बताइए सीढ़ीदार खेती जो है अधिक होती है कहाँ पर,
42 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। पर्वतीय क्षेत्र में होता है सीढ़ीदार। आप समझ पाए ना कि ऊपर से मतलब पर्वत किस तरह के इस तरह से होता है ना, तो सीढ़ी की तरह ही ना हुआ। यहाँ पे जो खेती होता है ये कहाँ पर, पर्वतीय क्षेत्र में होता है। यहाँ पर अच्छे से क्या होता है, अगर पूछेगा किस तरह का फसल क्या क्या होता है, किसकी खेती होती है, तो चाय की खेती होती है। ठीक है, कहाँ पर, सीढ़ीदार खेती में। अच्छा जो है ये पर्वतीय क्षेत्र में चाय की खेती। और अगर पूछे भारत में चाय की खेती कब से स्टार्ट हुआ, तो वर्ष 1835 से हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत में सबसे ज्यादा चाय की खेती असम राज्य में होती है। ठीक है, नंबर 43 बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगस्त 1952 में क्या हुआ था, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। कब, 15 मार्च 1950 को। बट अभी बीजेपी सरकार के आने के बाद आपका ये जनवरी में 1 जनवरी 2015 को ना इसका नाम बदलकर योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, भारत बताइए कि भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी होता है आयकर। ठीक है, आय जो है केंद्र के द्वारा लगाया जाता है, वसूला जाता है, और केंद्र और राज्य दोनों के बीच में से बांट दिया जाता है। अगर पूछे कि आय जो कर है ये कानून सबसे पहले कब, तो 1860 ईस्वी में आपके भारत में आया था। भारत में अगर पूछे तो वर्ष 1860 में सबसे पहले आयकर आया था। परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन है, ऑप्शन नंबर ए मौद्रिक नीति के। ठीक है, मौद्रिक नीति की घोषणा आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, इसका मुख्यालय मुंबई में है, और आरबीआई को ही आप बैंकों का बैंक कहते हैं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है कब, ऑप्शन नंबर डी, मतलब किसके द्वारा किया जाता है, तो भारत सरकार वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण हर साल वित्त मंत्रालय भारत सरकार की ओर से प्रकाशित होता है। योजना आयोग के बारे में आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि योजना आयोग गैर संवैधानिक संस्थान है। ठीक है, और जो आपका नीति आयोग है ना, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष बताइए, तो राजीव पनगढ़िया नाम आप ध्यान रखेंगे, और नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, हाल ही में लॉन्च किए गए भारतीय तटरक्षक जहाज के चारों अपतटीय गश्ती जहाज का नाम बताइए, ये क्या हो जाएगा। नंबर 47 का ऑप्शन नंबर ए सार्थक नाम है। टाटा आईपीएल 2022 का ऑफिशियल पार्टनर किसे बनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रुपे को। बताना है कि भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तमिलनाडु में। किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दिव्या हेगड़े को। नंबर 51 बताना है कि ट्रेड मिल स्टेट कौन से चिकित्सा से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए हृदय से है। आइए नंबर 52 देखते हैं। टूटते तारे के संबंध में कौन सा कथन सही है। मूवी वगैरह में तो कहा जाता है, बचपन में तो हम लोग कहते थे कि टूटते तारा को देखकर आप कुछ मांगेंगे तो मिल जाएगा। पता ही होगा आपको, आज आप मांग लीजिए कि आपके बीएसएससी में आपका रिजल्ट हो जाए। उसके लिए आपको करना क्या है, बस थोड़ा सा मेहनत करना है। जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है उसे ध्यान से देखिएगा, ये आप ही के अच्छाई के लिए बताया जा रहा है फ्रेंड्स। बार बार हर एक क्लास में आपको बताया जा रहा है। प्लीज किसी भी क्वेश्चन को आप ये मत सोचिएगा कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यानी तो पीडीएफ है मेरे पास आराम से करेंगे, नहीं, एक सेट ही पर डे करिए, बट अच्छे से करिए। यकीन मानिए बीएसएससी में सिलेक्शन आपका हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। और एबीसी एकेडमी आपके साथ है, आप देखेंगे टाइम टू टाइम आपको कितना अच्छा खासा मटेरियल दिया जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टूटते तारे के संबंध में ना वायु के घर्षण से प्रज्वलित होता है, यह आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा तारा खगोलीय पिंड है जो लगातार प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित करते रहता है। ठीक है, अगर पूछे कि बताइए कि पृथ्वी से इसकी दूरी कितना है, 4.24 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नंबर 53। बताइए कि यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ना आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, n² हो जाता है। ठीक है, नंबर 54 है। एक कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे आप सीडी के नाम से जानते हैं
किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? तो ऑप्शन यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर बी, प्रकाशीय होता है। ठीक है। नंबर 55, उदासीन परमाणु में कौन से कण समान होते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। फ्रेंड्स देखिए, आप ना प्लेलिस्ट में आकर एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, और अगर आपको किसी एक्स्ट्रा क्लास की या कुछ और भी आपका डिमांड हो तो आप आराम से कमेंट करके उसे भी बता सकते हैं। अगर वो आपके एग्जाम के लिए सही रहेगा तो आपके लिए वो भी जरूर किया जाएगा। नंबर 56 है, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एड्रिनल से होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका बता दीजिए कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका कोशिका जो है ये मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका होता है। देखिए, नर्वस सिस्टम जो है ना मानव शरीर का सबसे बड़ा कहिए कि तंत्र होता है। ठीक है। मानव शरीर मतलब जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछता है तो यकृत होता है। यकृत का वजन पूछे तो 1.5 kg से लेकर 2 kg के बीच में होता है। ठीक है। नंबर 55 देखिए, नहीं 55 नहीं, 58 देखना है। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का 2 गुना होता है, इस दशा में उसका तुरंत बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा। ठीक है। यानी कि एक व्यक्ति का जो भार है ना लिफ्ट में अपने भार का 2 गुना हो जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है? ऑप्शन नंबर बी, निम्न दाब एवं उच्च ताप का करती है। वास्तविक गैस निम्न दाब एवं उच्च ताप पर आदर्श व्यवहार करती है। आप एक दो बात समझ लीजिएगा, मीथेन गैस धान के खेत से मतलब उत्पन्न होता है, ये ध्यान रखेंगे। CO2 जो है ना ये गैस मतलब सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि पृथ्वी को गर्म करने के लिए जिम्मेदार भी होता है। ठीक है। नंबर 60 बताना है, प्रकृति में यूरेनियम U-235 का प्रतिशत मात्रा लगभग कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0.7% होता है लगभग। पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव बताइए क्या होगा? देखिए, पराबैंगनी जो विकिरण है ना इसकी वजह से मनुष्य की रोग प्रतिरोधी क्षमता को नष्ट हो जाना, मोतियाबिंद होना, चमड़ी का कैंसर होना, शैवाल उत्पादन को 6 से 12% कम करना, ये सारा होता है पराबैंगनी किरण का दुष्प्रभाव हो जाएगा। ठीक है। बताइए, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है? नंबर 62 का ऑप्शन नंबर सी, रॉकेट पद्धति में एक समान वृत्तीय गति में होता है। बताइए क्या होता है? नंबर 63 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, चाल अचर एवं वेग चल रहता है। नंबर 64, किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया बताइए क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर बी होता है, आश्वन कहलाती है। ध्यान रखेंगे। जल में वाष्पन की क्रिया होती है, ध्यान रखेंगे। ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहाँ पर? तो कपूर वगैरह में होना होता है। ऊर्ध्वपातन क्रिया से क्या होता है ना कि ठोस डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। ठीक है। ठोस द्रव में ना बदलकर या किसी और चीज में ना होकर के डायरेक्ट क्या होता है, गैस में बदल जाता है। नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी के द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा किया जा सकता है। केचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रिडिया द्वारा जोड़ा जाता है क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, यूरिया होता है। देखिए, केचुए को जो है ना किसान का मित्र कहते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, अगर पूछ ले कितना होता है नाइट्रोजन की मात्रा तो 46% होता है। और एक बात काफी इंपॉर्टेंट कि केचुए के बारे में पूछा जाएगा कि ये ना किस समूह के अंतर्गत आता है। एनिलिडा समूह, आप नाम ध्यान रखिएगा, एनिलिडा समूह के अंतर्गत। ये भी आपको कौन कौन सा जीव किस में आता है ये भी बताया जाएगा। समूह को किस तरह से एनिलिडा वगैरह कैसे कैसे बांटा गया ये भी आपको बताया जाएगा। कोरल बनने का मुख्य संबंध क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंथोजोआ से ये बनता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार बता दीजिए किसको मिला है? काफी अच्छा खासा क्वेश्चन है, बताइए तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, जेबोकस हेनरिकस वेंट हॉफ को मिला है। ठीक है। देखिए, फिजिक्स का भौतिकी का जो प्रथम नोबेल पुरस्कार है विलियम रॉन्टजन को दिया गया था। नोबेल पुरस्कार आपको पता होना चाहिए, वर्ष 1901 ईस्वी से मिलना स्टार्ट हो चुका है। सीवी रमन को ये 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था रमन इफेक्ट के लिए। और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार अगर पूछे कब से दिया जाता है अर्थशास्त्र में, तो 1969 से स्टार्ट हो चुका है।
नंबर 69 यहाँ पे आपको मैच करना है कि किससे कौन सा सही मैच होगा। देखिए गोबर गैस के लिए आपको ना CH4 नंबर 3, कोल गैस के लिए आपको ना H2 CH4 प्लस आपका CO हो जाएगा। प्रोड्यूसर गैस के लिए आपको CO प्लस N2 होगा और वाटर गैस के लिए CO प्लस H2 होता है, ठीक है, वाटर गैस का। देखिए एक बात और समझिए कि गोबर गैस प्लांट का जो निर्माण है ना, पूछे कि अगर किसने किया था सबसे पहले, तो गोबर गैस प्लांट का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो CV देसाई के द्वारा किया गया था, ठीक है। आइए नंबर 70 देखते हैं। मृत्युपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को आप क्या नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी ऑटोप्सी कहा जाता है। ऑटोप्सी, ऑटोप्सी के द्वारा क्या होता है ना, रियल वजह पता चलता है कि लोग क्यों मर जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। एक तो बात यहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि DNA फिंगरप्रिंटिंग जो संस्थान है, पूछे कहाँ पर DNA मैच करने वाला जो होता है वो कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, संस्थान है मेन, तो हैदराबाद में है। DNA फिंगरप्रिंटिंग जो है ना, ये मतलब वंश कहिए कि किसके बेटा पोता कौन है वो, और अपराधी वगैरह को पता लगाने के लिए किया जाता है। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? नंबर 71 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमाशय से होता है। नंबर 72 बताना है कि सूर्य के हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? नंबर 72 का ऑप्शन नंबर आपका ना यहाँ पे सी हो जाएगा। सूर्य के हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में फेरस ऑक्साइड का यूज किया जाता है, ठीक है। फोटोग्राफी में आपको पता होना चाहिए कि किसका यूज होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। नंबर 73 प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 73 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बारबरा मैकनिल्टोन के द्वारा किया गया था। नंबर 74 है मक्खन वह कोलाइड है जिसमें, बताइए जिसमें क्या होता है? नंबर 74 का ऑप्शन नंबर बी, वसा में जल परिक्षिप्त होते हैं। ध्यान रखेंगे, मक्खन वह कोलाइड है जिसमें जल जो है वसा में परिक्षिप्त हो जाता है, ठीक है। नंबर 75 आपको यहाँ पे बताना है कि आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए कि क्या होगा। देखिए आप एक दो बात यहाँ पे समझ लीजिए, आदर्श गैस के बाहरी सेल में ना 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और नंबर 75 का अगर आपको जवाब पता हो तो आप कमेंट करके बताएंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया जाए।